हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुंदन जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो हम एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी मैं यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन या एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कोशिश करिए कि हर एक वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि हम रोज सुबह 6:30 बजे आपके साथ डेली करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है या आपसे किसी कारणवश एक भी वीडियो मिस हो गई है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज को अवश्य देखें। तो दोस्तों, बिना देर किए हम इस करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के कौन से महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। हमारा आज का पहला सवाल है, जगदीप धनखड़ को भारत के डैश उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। जगदीप धनखड़ हैज बीन इलेक्टेड एज डैश वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 13th, ऑप्शन बी 14th, ऑप्शन सी 15th या ऑप्शन सी 16th। यानी कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ जी जो है इस चुनाव में जीत चुके हैं और आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस जो है नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 14वीं। यानी जगदीप धनखड़ जी जो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत इन्होंने हासिल किया है, इनको जो टोटल वोट मिले थे वो 528 वोट मिले थे और इनके अपोजिट में जो खड़ी थी उनका नाम था मार्गरेट अल्वा और इनको जो टोटल वोट मिले हैं वो 182 वोट्स मिले हैं। और इस वोट के अंतर के कारण जो है अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के चुनाव जीत गए हैं। और अगर हम इनकी थोड़ी सी चर्चा कर ले कि आखिर ये है कौन, तो ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर हैं। यानी कि 2019 में ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके थे और अभी जो है इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अगर हम इनकी बात करें ओथ सेरेमनी की, तो 10 तारीख को हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी सेवानिवृत्त होने वाले हैं और 11 अगस्त को ये उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो हमारे भारत देश के सबसे जो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के बाद जो सबसे भारत देश का जो हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। और इनके जो चुनाव में जो लोग भागीदार लेते हैं यानी जो भागीदार होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी एमपीज होते हैं और साथ ही साथ जो लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इन लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस चुनाव में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विनेश फोगट ने किस श्रेणी में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? इन विच कैटेगरी विनेश फोगट हैज ओन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए महिलाओं की 48 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में, ऑप्शन बी महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में, ऑप्शन सी महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में या ऑप्शन डी महिलाओं की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश की खिलाड़ी विनेश फोगट ने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन किस कैटेगरी यानी कि किस वर्ग में इन्होंने जीता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। यानी कि इन्होंने जिस कुश्ती में जीता है उसका जो स्पर्धा यानी कि कैटेगरीज है वो है 53 किलोग्राम। महिलाओं की जो 53 किलोग्राम की फ्री स्टाइल श्रेणी है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के लिए एक नॉर्डिक सिस्टम ग्रुप के सारे खिलाड़ी को इन्होंने हराया है। उस ग्रुप में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे? तो शामिल थे समंथा स्टीवर्ट, सबसे पहले इन्होंने इसको हराया, फिर मर्सी बोलाफोनुलुआ, फिर चमोदया केसानी, मोदू रावेलेज डॉन। इनको जो है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और ये इनका कॉमनवेल्थ गेम्स में
तीसरा स्वर्ण पदक है। यानी कि इससे पहले इन्होंने 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता था, और साथ ही साथ 2018 में इन्होंने गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन किए गए थे उसमें इन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो गोल्ड मेडल है ये इनका कॉमनवेल्थ गेम्स का तीसरा गोल्ड मेडल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2022 में आतंकवाद निरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म इन अक्टूबर 2022? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी इंडिया। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिया। यानी कि इंडिया जो है इस साल अक्टूबर 2022 में आतंकवाद निरोध पर यूएनएससी की मीट की ये मेजबान करेंगे। अगर हम यूएनएससी की बात कर ले तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद। और इसके जो काउंटर टेररिज्म पे जो मीट होने वाले हैं वो भारत देश में होने वाले हैं। और इस यूएनएससी में जो टोटल देश शामिल होते हैं वो 15 कंट्रीज होते हैं। अगर 15 कंट्रीज की हम बात कर लें तो इसमें 10 कंट्रीज जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो इनमें से अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और यूएई, ये सारे के सारे नॉन परमानेंट कंट्रीज है जो इसके मेंबर्स है। और अगर हम जो 5 परमानेंट कंट्रीज की बात कर ले जो इसके मेंबर है वो है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। आपको इस कंट्री के नाम याद होने चाहिए, साथ ही साथ ये किस कैटेगरी में है ये भी आपको याद होने चाहिए। और ये जो मीट होने वाले हैं भारत में, ये जो काउंटर टेररिज्म पे मीट होने वाले हैं इसमें कुछ अहम मुद्दों पे चर्चा होने वाली है। जैसे कि जो लोग टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं, यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए उनको वित्त पोषण कर रहे हैं, या जो हमारे देश में या हमारे जो विश्व अलग अलग देशों में साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं उस पर भी चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ जो ड्रोन का यूज और मिसयूज जो हो रहा है उस पर भी इस मीट में चर्चा होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? Who has become first women director general of Council of Scientific and Industrial Research, जिसे हम CSIR बोलते हैं। काफी सारे एग्जाम में इससे सवाल बन चुके हैं, तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसे आप जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़े और सुने, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए नालाथम्बी क्लाई सेल्वी, ऑप्शन बी राधा बाल कृष्णन, ऑप्शन सी बिंदु ए बम्बाह या ऑप्शन डी मीनाक्षी बनर्जी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नालाथम्बी क्लाई सेल्वी, यानी कि एन क्लाई सेल्वी को अभी हाल ही में CSIR के पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये कोई आम पर्सन नहीं है बल्कि ये एक लिथियम आयन बैटरी की साइंटिस्ट है। इन्होंने लिथियम आयन बैटरी के ऊपर काफी सारे शोध इन्होंने कर रखे हैं। और ये जो CSIR की जो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है ये एक बहुत हमारे भारत देश का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपेक्स बॉडी है, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 2 इयर्स यानी कि 2 साल के लिए की गई है। और जिनकी जगह ये लेंगी उनका नाम है शेखर मांडे, जो कि पिछले अप्रैल में ही ये सेवानिवृत्त हो चुके थे। अगर हम इनकी बात कर ले कि अब ये जो CSIR की जो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इनके हाथ में क्या होने वाले हैं और ये इस पद पे क्या कर सकती है, तो इनके हाथ में जो है टोटल अब 38 लेबोरेटरीज होंगी और 4500 साइंटिस्ट जो है इनके अंडर में अब वर्क करेंगे। इनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और भारत देश के लिए भी बात है कि इस अहम जैसे पोजीशन पे भी हमारे भारत देश की वुमेन जो है वो धीरे धीरे पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the deputy
प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हम FIDE भी बोलते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्कडी डोकोरविच, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी किर्सन इलियमजिनोव या ऑप्शन डी पेंटाला हरि कृष्णा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि विश्वनाथन आनंद। जी, विश्वनाथन आनंद अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो आर्कडी वोरकोविच के द्वारा की गई है, जो कि इस अंतरराष्ट्रीय चेस फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, और विश्वनाथन आनंद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये भारत देश के एक लीजेंड चेस प्लेयर है और इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियन जीत रखा है। और इनके साथ साथ जो है, अगर हम FIDE के प्रेसिडेंट के रूप की बात कर ले, प्रेसिडेंट की नियुक्ति की बात कर ले, तो आर्केडी डोर्कोविच को भी जो है दूसरी बार जो है इस प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और अगर हम FIDE की बात कर ले, जिसे हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं, तो ये एक जो है गवर्निंग बॉडी होता है जो कि इंटरनेशनल चेस के जितने भी अलग अलग देश के जो चेस फेडरेशन होते हैं उनको ये कनेक्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ उनको अलग अलग जो चेस फेडरेशन है उनको जोड़ने का काम या उस पर रूल रेगुलेशन बनाने का ये काम करता है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। और सबसे पहले इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो पेरिस फ्रांस में की गई थी। कब? 20 जुलाई 1924 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्लाईवेट वर्ग में किस खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? इंडियन बॉक्सर निकहत जरीन हैज ओन दी गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच प्लेयर इन दी वोमेन्स फ्लाईवेट कैटेगरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ली मैकनोल, ऑप्शन बी लिलिया शकीरोवा, ऑप्शन सी एस्ली इवांस स्मिथ या ऑप्शन डी इस्मिन लुसिंदो। जी, अगर हम बात कर ले भारतीय महिला बॉक्सर की, तो निकहत जरीन जो है अभी काफी चर्चे में बनी हुई है, इसलिए कि इन्होंने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन्होंने जिस वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है उसमें इन्होंने किस खिलाड़ी को हराया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कार्ली मैकनोल। और कार्नी मैकनोल कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड की एक खिलाड़ी है जिसको भारत की इंडियन बॉक्सर निकहत जरीन ने हराया है। ठीक है, और किस कैटेगरी में हराया है आपको ये भी ध्यान रखना है, तो वुमेन्स फ्लाईवेट कैटेगरी में इन्होंने उन्हें हराया है। और अगर हम बात कर ले इस जो है खिलाड़ी की जो काफी चर्चे में बनी हुई है, तो बेसिकली ये तेलंगाना की खिलाड़ी है जिनकी उम्र अभी मात्र 26 साल है और अभी पिछले कुछ महीनों पहले यानी कि मई मंथ में इन्होंने IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और अभी ये कॉमनवेल्थ में भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है। अगर हम भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्मेंस की बात कर ले, मेडल टैली की बात कर ले, तो भारत ने अभी जो टोटल मेडल जीते हैं वो 55 जीते हैं, जिसमें 18 गोल्ड मेडल शामिल है और 15 सिल्वर शामिल है और 22 ब्रोंज मेडल शामिल है। और भारत अभी मेडल टैली में 5th नंबर पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ट्रिपल जंप इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? Who has become the first Indian to win a gold medal in the triple jump event at the Commonwealth Games 2022? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्दुल्ला अबूबकर, ऑप्शन बी एल्दोस पॉल, ऑप्शन सी जहानाल पेरिनचिफ या ऑप्शन डी श्रीशंकर मुरली। तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एल्दोस पॉल। जी, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ट्रिपल जंप इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एक इतिहास रच दिया है। अगर हम इस ट्रिपल जंप इवेंट की बात कर ले तो इस जंप इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। यानी इससे पहले इंडिया ने इस इवेंट में पदक जीता है लेकिन स्वर्ण पदक इंडिया ने नहीं जीता था, लेकिन अभी जो है खिलाड़ी एल्दोस पॉल ने
इस ट्रिपल जंप इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और एक नया इतिहास भी रच दिया है। वहीं सिल्वर मेडल के दावेदार की बात कर ले तो वो भी भारत के ही खिलाड़ी है, अब्दुल्ला अबूबकर नाम है इनका। और ब्रोंज मेडल की बात कर ले तो ये बरमूडा के जान-निहाल पेरिनचीफ को ये दिया गया है। अगर हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया ने ट्रिपल जंप इवेंट में 4 बार मेडल जीता है, लेकिन एक बार भी गोल्ड मेडल इन्होंने नहीं जीता था। लेकिन अभी जाकर हमारे भारत देश के खिलाड़ी एल्डोस पॉल ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा भाला फेंक दिवस मनाया गया है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट जेवलिन थ्रो डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 अगस्त 2022, ऑप्शन बी 6 अगस्त 2022, ऑप्शन सी 7 अगस्त 2022, ऑप्शन डी 8 अगस्त 2022। डे याद रखिएगा, डे का नाम है भाला फेंक दिवस यानी कि जेवलिन थ्रो डे, और ये अभी हाल ही में भारत में मनाया गया है। आपको हम सारे चीज बताएंगे कि आखिर ये क्यों मनाया गया है, सबसे पहले किस साल मनाया गया था और किनके नाम पर ये शुरू किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभी हाल ही में इसे कब बनाया गया है। तो जेवलिन थ्रो दिवस अभी हाल ही में 7 अगस्त 2022 को मनाया गया है। 7 अगस्त 2022 को हमारे भारत देश के एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा किया कि हर साल 7 अगस्त को भारत में जेवलिन थ्रो डे मनाए जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो 2021 में इसे घोषणा किया गया और 2021 में ही इसे मनाया गया, ठीक है। और इसे मनाने के पीछे का कारण है नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था जेवलिन थ्रो में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु के दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया है? साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रॉय विदाउट स्पर्म? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इजराइल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इजराइल। जी, इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु के दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण बना दिया है, यानी कि सिंथेटिक एम्ब्रॉय इन्होंने बना दिया है, वो भी बिना स्पर्म और बिना फर्टिलाइज्ड एग के, ठीक है। इन्होंने अभी एक नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि इन्होंने जो एक नया सिंथेटिक एम्ब्रॉय तैयार किया है उसमें न ही मेल के स्पर्म की जरूरत पड़ी है और न ही फीमेल की फर्टिलाइज्ड एग की जरूरत पड़ी है। इन्होंने सिर्फ स्टेम सेल से एक नया जो है एम्ब्रॉय की रचना की है। और ये जो स्टेम सेल लिया गया था, ये रैट का स्टेम सेल लिया गया था और इन्हें एक लैब में रखा गया था कुछ सालों तक, और उसमें क्या देखा गया कि एक स्टेम सेल से पेरेंट सेल जो है अपने आप जो है ये डेवलप हुए हैं और धीरे धीरे वो सेल जो है एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साइंस के फील्ड में, क्योंकि अभी तक अगर हम किसी भी एनिमल्स की बात कर ले या ह्यूमन की बात कर ले तो बिना स्पर्म और बिना एग सेल के कोई भी एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी। लेकिन अब एक साइंटिस्ट ने नया रचना कर दिया है, इसमें इन्होंने बता दिया है कि अब एम्ब्रॉय की जो रचना है वो विदाउट स्पर्म और विदाउट फर्टिलाइज्ड एग भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कालाजार को देश से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? By which year the government of India has set a target to eliminate कालाजार from the country? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2025 या ऑप्शन डी 2030। कालाजार जी, जो कि हर एक देश में अभी भी मौजूद है और भारत ने इस बीमारी को एक साल के अंत तक इसने घोषणा की है कि ये भारत देश से पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 2023, यानी कि 2023 तक भारत ने ये फैसला किया है कि कालाजार को देश से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और अगर हम कालाजार की बात करें तो WHO ने भी इसके लिए घोषणा किया है कि 2030 तक
पूरे विश्व से कालाजार को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम भारत देश की बात करें तो अभी हाल ही में भारत देश सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि पूरे भारत में 2023 तक किसी भी तरह कालाजार को पूर्ण रूप से इरेडिकेट किया जाएगा। ठीक है, कालाजार को हम लेशमैनियसिस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये एक जो है पैरासाइट्स के कारण होता है, जिस पैरासाइट का नाम है लिस्मेनिया। और ये पैरासाइट जो है हमारे शरीर में या किसी भी पर्सन के शरीर में ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है, तो वो सैंड फ्लाइज के थ्रू होता है। और इसमें पर्सन को कालाजार नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें फीवर वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम उनके बॉडी में होने लगते हैं। और अगर इनका सफल इलाज नहीं किया जाए तो इसमें पर्सन के मौत भी हो जाती है। तो अभी हमारे देश में भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि अभी थोड़ा बहुत जो कालाजार हमारे देश में बचा हुआ है उसे भी 2023 तक पूरी तरह इरेडिकेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप और भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वीकली के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में या डिटेल्स के फॉर्म में, तो आप हमारे सरकारी परीक्षा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, तो हम वहां भी अवेलेबल है। आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियोज अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।